बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के गांव में रमेश और उमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों दोस्त मछली पकड़ने का काम किया करते थे। दोनों हर रोज सुबह जल्दी उठकर नदी पर जाते थे और मछली पकड़कर पास के मछली बाजार में ही बेचते थे। उससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी। एक दिन दोनों कुछ मछली पकड़कर फिर से मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। अब वो दोनों थोड़ा आराम करने के लिए और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक भिखारी उनके पास आता है और वो उन दोनों से, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ भैया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो भैया, आपकी बहुत मेहरबानी होगी भैया। उसकी बातें सुनकर रमेश को उस भिखारी पर दया आती है। वो अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खाना निकालता है और भिखारी को देने ही जा रहा था कि तभी उमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और, अरे रमेश रुको जरा, मुझे इससे पहले कुछ पूछना है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो, करते क्या हो? साहब मेरा नाम मधु है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, मेरे पास काम नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ साहब, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो साहब। अच्छा तो सुनो, हमारे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दोनों दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है और हमें सारा दिन काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। तुम भी तो जवान हो, क्या भीख मांगते वक्त तुम्हें बुरा नहीं लगता? हम तुम्हें खाना तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें आज के दिन के लिए हमारा मछली पकड़ने का जाल जरूर दे सकते हैं, सोच लो। लेकिन मुझे मछलियां पकड़ना नहीं आता साहब, उससे अच्छा तो आप मुझे कुछ खाने को दे दो साहब। बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें सिखाएंगे मछली कैसे पकड़ते हैं। तुम मछलियां पकड़कर बाजार में बेच देना ताकि तुम्हें कुछ पैसे मिल सके। जवान हो, जवान की तरह काम करना सीखो। भीख मांगना तुम्हारे जैसे जवान को शोभा नहीं देता। अगर मछली पकड़कर बेचोगे तो तुम्हारे पास दिन के अंत में खुद के भोजन खरीदने के पैसे होंगे। तुम खुद के लिए तो मछली पकड़ना सीख ही सकते हो ना। मधु पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर निराश मन से ही रमेश और उमेश के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। दिन भर रमेश और उमेश मधु को मछलियाँ कैसी पकड़ी जाती है ये सिखाते हैं। अब दिन के अंत में रमेश, अरे चलो अब हमारे पास जितनी मछलियाँ है उसे लेकर बाजार में जाते हैं। लेकिन मछली बाजार कहाँ है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अरे मधु तुम हमारे साथ ही मछली बाजार चलो। अब तीनों मिलकर मछली बाजार जाते हैं और अपनी अपनी मछलियाँ बेचने लगते हैं। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ ताजी ताजी मछलियाँ, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। उमेश और रमेश के हमेशा के ग्राहक उनसे मछलियाँ खरीद लेते हैं, लेकिन मधु अपनी एक भी मछली नहीं बेच पाया था। वहाँ का शोर और उसकी आवाज ना लगाने के कारण वो अपनी एक भी मछली बेच नहीं पाता। अब रमेश और उमेश उसकी मदद करने लगते हैं। तभी थोड़े गुस्से से मधु, साहब ये तो बहुत आसान होता अगर आप दोनों मुझे थोड़ा सा खाना दे देते। देखो मछलियाँ पकड़कर भी कोई नहीं ले रहा। अरे हाँ तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, जवान होकर किसी के सामने लाचार होकर भीख मांगना बहुत आसान है ना? आगे तुम्हें जो लगे तुम कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुमने मेहनत की है तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। उमेश की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से एक आदमी गाड़ी के नीचे उतरता है और मधु से, अरे भाई ये पूरी मछलियाँ कितने में दोगे? साहब पूरी मछली के 1000 रुपए होंगे। ठीक है, सब मछली गाड़ी में रख दो। वो अमीर आदमी मधु की सारी मछलियाँ खरीद लेता है और उसके हाथ में पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। पैसे देखकर मधु की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो खुशी से, देखो रमेश और उमेश भैया, मुझे 1000 रुपए मिले हैं, वो भी अपनी मेहनत के। अगर मैं जिंदगी भर भी भीख मांगता तो इतने पैसे एक साथ में कभी नहीं देख पाता। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब थोड़ी ही देर बाद उमेश और रमेश मधु को लेकर एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से मधु के लिए एक नया मछली पकड़ने का जाल खरीदते हैं। मधु रमेश और उमेश का फिर से धन्यवाद करता है और वहाँ से खाना खरीदने के लिए चला जाता है। मधु के जाने के बाद उमेश रमेश से, देखा रमेश, अगर उस वक्त तुमने मधु को खाना दिया होता तो वो खाना खा लेता और फिर रात को भूखा रह जाता और इधर उधर फिर से भीख मांगता रहता। अब वो जीवन भर मेहनत करके अपना पेट भरेगा और कभी भी भूखा नहीं सोएगा। हाँ उमेश, बिल्कुल सच बात कही है तुमने।
अब वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकता है। अब उसे खाने के लिए किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों दोस्त उस दिन खुशी खुशी अपने घर चले गए। उन दोनों ने आज एक भिखारी को काम सिखाकर उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी को भीख देने के बजाय उसे कोई छोटा मोटा काम सिखाया जाए तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। स्वर्णनगर नाम के गांव में मीनाक्षी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था, साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। मीनाक्षी बहुत ही सुंदर मेहंदी निकालती थी। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए मीनाक्षी को ही बुलाया जाता था। मीनाक्षी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी जैसी हो चुकी थी। एक दिन मीनाक्षी की माँ रमा अपने पति सुरेश से, सुनिए जी, अब रमा की उम्र शादी की हो चुकी है, कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी? अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। उमा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता नहीं? मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आखिर हमारी भी तो एक लौती लाडली बेटी है मीनाक्षी। अब सुरेश और उमा अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी सुरेश की बहन सुशीला सुरेश से, भैया मैं चाहती थी कि क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं मीनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुशीला की ये बात सुनकर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है, क्योंकि सुशीला का बेटा राघव एक अच्छे से जॉब पर था। तो सुरेश ने बड़े ही धूमधाम से मीनाक्षी और राघव की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है, ये देख सुरेश ने उसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही सुरेश मीनाक्षी को छोड़कर शहर चला जाता है, साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। मीनाक्षी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार लड़की हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम कर ही नहीं सकती। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद राघव कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। वो हमेशा ही मीनाक्षी से गुस्से में बात किया करता था। जब राघव उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए राघव ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि राघव को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, फिर भी आपने हमारी शादी करवाई। क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है। धोखा, बिल्कुल धोखा दिया है। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। सुशीला मीनाक्षी को समझाते हुए, नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब राघव से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। मीनाक्षी सुशीला की बात सुनकर अपनी सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब वो अपने पिताजी से बात करने के लिए उन्हें फोन लगाती है तो उसकी माँ फोन उठाती है। हेलो हेलो माँ, मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। क्या चल रहा है? पिताजी की तबीयत कैसी है माँ? क्या बताओ बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब मीनाक्षी अपने पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है, लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब मीनाक्षी पर उसकी सास और माँ की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि कई साल पहले ही उसके ससुर जी गुजर चुके थे, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीनाक्षी के पिताजी ने उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा लिया था, जिसे चुकता करने के लिए उन्हें खेती भी बेचनी पड़ी थी। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी, तो सरपंच की बेटी सरपंच जी से, पिताजी मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटे, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ मीनाक्षी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी मीनाक्षी के पास आकर उससे, मीनाक्षी बेटे, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। मीनाक्षी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी, देखो मीनाक्षी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया।
लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है। अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां है, तुम्हें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी। और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी निकालने के कुछ पैसे भी दूंगा ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर मीनाक्षी को एक सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद मिलती है। और अब वो मन ही मन, नहीं अब बस बहुत हो चुका, अब मैं एक काबिल इंसान बनकर दिखाऊंगी, राघव को दिखा दूंगी कि मैं कोई गवार लड़की नहीं हूँ। मीनाक्षी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी निकालने के बदले में मीनाक्षी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब वो गांव में दुल्हन हो या कोई फंक्शन हो, वो ही मेहंदी निकालने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी निकालने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कोन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी को अच्छा रंग चढ़ता है, ये बात सुनकर आसपास के गांव के लोग भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के कोन खरीदने लगे कि आसपास के सारे गांव की औरतें उसी के पास मेहंदी निकालने के लिए आती। साथ ही उसे अलग अलग जगह से मेहंदी निकालने के लिए बुलावा भी आने लगा था। अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। साथ ही वो मेहंदी सिखाने के क्लास भी लेने लगी थी। अब उसने क्लास के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां उससे मेहंदी सीखने के लिए आती थी। एक दिन राघव अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब मीनाक्षी के साथ ही उसके गांव में रहती है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए मीनाक्षी के घर पहुंच जाता है। अब वो मीनाक्षी की ये तरक्की देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। साथ ही मीनाक्षी की क्लास में पढ़ाने की कला देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ, पत्नी, अपनी सास से वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेता है। साथ ही मीनाक्षी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा था। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगा कर करो और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिलती ही है। सोनपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो अकेला ही रहता था। आस पड़ोस के लोग जो भी देते वही खाकर अपना गुजारा करता था। इस तरह से श्याम अपनी जिंदगी दूसरे की दया पर जी रहा था। कुछ समय बीतने के बाद श्याम अब बड़ा हो गया था। लोग उसे खाने की लालच देकर उससे अपने काम करवाते थे। बदले में उसे बासी सब्जी और रोटी या फिर चटनी खिला देते थे। कभी कभी तो कुछ भी नहीं देते थे। अब ये शाम का हर रोज का था, लेकिन इस बार शाम को खाना खाए 3 दिन बीत चुके थे। पिछले 3 दिनों में उसने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था। वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। वो खाने के लिए सबके पास भीख मांग रहा था, लेकिन उसे कोई खाना नहीं दे रहा था। भटकते भटकते शाम गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और सरपंच से, सरपंच जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। किसी ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। कृपा करके आप मुझे कुछ खाने को दीजिए सरपंच जी। अरे मैंने यहाँ कोई लंगर खोल के रखा है क्या? जाओ जाओ, कहीं और जाओ। श्याम सरपंच जी की बातें सुनकर रोने लगा। रोते रोते सरपंच जी से, सरपंच जी, मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, कृपया मुझे कुछ भी खाने को दीजिए, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। ये सारी बातें पास में बैठे रामू काका देख रहे थे। वो श्याम से, श्याम, बिना मेहनत की रोटी कभी नहीं मिलती। ठीक है, आप जो भी बोलोगे वो सारे काम मैं कर दूंगा, बस मुझे खाना दीजिए, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। रामू काका बहुत ही बूढ़े थे। उन्होंने श्याम से कहा, मेरे घर की खिड़कियों में बहुत मिट्टी जमा हो चुकी है, घर भी बहुत गंदा हो गया है, तुम सब साफ सफाई कर दो, इसके बदले में तुम्हें रोटी दूंगा। ठीक है, आप जो भी बोलोगे वो सारे काम मैं कर दूंगा, बस मुझे खाना दीजिए, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। श्याम तुरंत ही घर के अंदर गया और सारे काम करना शुरू कर दिया। रामू काका जो जो काम बताते गए वो सारे काम श्याम ने कर दिए। 3-4 घंटे बाद घर बिल्कुल चमकने लगा था, जैसे नया हो। सब काम खत्म होने के बाद श्याम काका के पास जाकर, चाचा, मैंने आपके सारे काम कर दिए हैं, आप देख सकते हो जाकर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रामू काका की बातें सुनकर श्याम वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन रामू काका ने उसे कुछ भी नहीं दिया। ये देख श्याम रामू काका से, मैं कहाँ जाऊँ? आपने तो मुझे कहा था कि काम खत्म होने के बाद आप मुझे रोटी देंगे। अब मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मुझे रोटी तो दीजिए। अरे, मैंने कब तुमसे ऐसा कहा? नहीं नहीं, मैंने तो तुमसे ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था, तुम खुद मेरी मदद करने आए थे। ऐसा कहकर
शाम को वहां से रामू काका ने भगा दिया। शाम रोने लगा और रोते रोते गांव के बाहर की तरफ जाने लगा। चलते चलते शाम मन ही मन, अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ये गांव पूरी तरह से लालची लोगों से भरा पड़ा है। किसी को भी किसी की कोई फिक्र नहीं है। शाम चलते चलते गांव के हाईवे पर आ गया और एक ट्रक में बैठकर मुंबई शहर में आ गया। मुंबई शहर में आने के बाद शाम दुकान के आगे बैठ गया। कुछ भी खाना ना खाने के कारण उसे अब चक्कर आने लगे थे। शाम चक्कर आकर वहीं पर गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ से सविता नाम की एक भली औरत गुजर रही थी। उसने शाम को गिरते हुए देख लिया तो उसके पास जाकर उसके मुंह पर पानी मारने लगी और उसे जगाने लगी। उठो बेटा, उठो उठो, क्या हुआ है तुम्हें, उठो। होश में आते ही शाम, मौसी, मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को दो मौसी, शायद इसी वजह से मुझे चक्कर आया होगा। क्या? लेकिन तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ है? शाम सारी बीती बातें सविता को बताता है। सविता भी अकेली रहती थी। सविता का भी कोई सहारा नहीं था, तो सविता शाम को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। वो लोगों के घर घर जाकर उनके काम कर देती थी और उसी में अपना गुजारा करती थी। लेकिन उसकी मुंबई में खुद की एक छोटी सी खोली थी। घर जाने के बाद सविता शाम से, शाम बेटा, आज से मुझे ही तुम अपनी माँ समझना। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह अकेले ही रहती हूँ। अब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। आज तुम्हारे कारण मुझे जीने की नई उम्मीद मिली है। सबसे पहले तो तुम पेट भर कर खाना खा लो। ये लो, आओ। शाम पेट भर कर खाना खा लेता है। अब वो सविता के साथ ही उसके घर में रहने लगा। उसी को अपनी माँ समझने लगा। सविता भी अब मन में ठान लेती है कि वो शाम को बहुत पढ़ाएगी और उसे बड़ा आदमी बनाएगी, क्योंकि उसने गरीबी की भूख के कारण ही अपने बेटे को खोया था। अब सविता शाम की अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाती है। शाम को पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती और इसीलिए सविता ने अपने काम और बढ़ाए। शाम भी बहुत होशियार था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम हमेशा स्कूल में अव्वल आने लगा। गांव के लोगों ने उसे सिखा दिया था कि गरीब की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है, तो वो भी जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसे अच्छी सी जॉब मिल जाती है। ये देख सविता भी बहुत खुश है। जो भी कुछ बन पाया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम न होती तो क्या पता मैं किस ओर पड़ा रहता, कहाँ होता। भूख से तड़प तड़प कर शायद मर ही जाता था। माँ, आज से मैं तुम्हारे रास्तों पर ही चलूंगा। मैं भूखे और अनाथ बच्चों की सेवा करूंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज पढ़ लिख कर तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मुझे लगता है अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम हमारे जैसे अनाथ बच्चों के लिए काम करेंगे। कुछ ही दिनों बाद शाम ने बच्चों के लिए एक ट्रस्ट खुलवा दिया। उस ट्रस्ट में शाम सारे जरूरतमंद बच्चों का खाने पीने का, साथ ही पढ़ाई का भी ख्याल रखने लगा। अब सभी हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर जीना आए तो। जिस तरह से इस कहानी में सविता ने एक अनाथ बच्चे को अपना समझकर पाला पोसा, उसे अच्छी परवरिश दी, उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी, तो उसने उसका फर्ज निभाते हुए कई और जिंदगियां खूबसूरत बनाई।